करीब रात के 10 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हवा तेज और ठंडी चल रही थी। जंगल के बीच एक कच्ची पक्की रोड बनी हुई थी। उस रोड पर एक कार खड़ी हुई थी। कार का मालिक वहां खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल पर निगाह डालता और बुरा सा मुंह बनाकर इधर उधर टहलने लगता। वह एक इंजीनियर था जिसका नाम वरुण था, जो उस रोड को बनाने का काम कर रहा था। तभी एक जोरदार आंधी चली। वरुण भागकर अपनी कार के अंदर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वरुण उस हाथ के ठंडे स्पर्श से अंदर तक सिहर गया। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। वरुण ने हकलाते हुए उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं इस जगह की तरफ अब कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। उस परछाई ने भारी आवाज में वरुण से कहा, अब कोई फायदा नहीं। अचानक एक जोरदार आवाज में बादल गरजे और भयंकर बिजली चमकी। उस बिजली की रोशनी में जैसे ही वरुण की नजर उस परछाई पर पड़ी, वरुण के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। अगली सुबह वरुण की लाश दिव्या रोड पर बड़ी बुरी अवस्था में मिली। इस घटना के 8 दिन बाद आर्यन जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स खंगाल रहा था और वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आर्यन को बड़बड़ाते देखकर उसकी पत्नी निधि ने उससे पूछा, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफिस से एक मेल आया है। कल कंस्ट्रक्शन का काम दिव्या रोड पर है, इसलिए मुझे वहां पर जाना है। आर्यन एक सिविल इंजीनियर था और इस बार पोस्टिंग उसे अपने ही जिले में मिली थी। दिव्या रोड का नाम सुनकर निधि को कुछ याद आ गया। वह दिव्या रोड के बारे में गूगल पर सर्च करने लगी। तभी एक साइट पर उसकी नजर गई। वहां लिखा था, खून का प्यासा रोड, दिव्या रोड, खौफनाक एक भूतिया रोड। लैपटॉप पर निधि के सामने अंधेरे में लिए उस रोड के फोटो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। निधि के मन में डर बैठ गया। उसके दिल में अजीब अजीब सा ख्याल जन्म लेने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। वह खौफ के आलम में आर्यन से डरते हुए बोली, आप रोजाना घर तो आएंगे ना? आर्यन फाइल में पढ़ते पढ़ते बोला, अरे घर नहीं आऊंगा तो क्या वहीं पर घर बनाकर रहूंगा? कैसी बातें करती रहती हो? निधि ने लैपटॉप में आर्यन को वो भयानक तस्वीरें दिखाने लगी। तस्वीरें देखने के बाद आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी ना कमाल करती हो। अरे ये तस्वीरें सही भी है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, ये सब फेक है और वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह हो गई थी। आर्यन नाश्ता कर रहा था और निधि लंच के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। आर्यन ने वक्त देखा तो 9:15 बज रहे थे। वह फटाफट उठकर बैठ गया। उसने निधि को आवाज लगाई, निधि, मैं जा रहा हूँ। जी बस 5 मिनट रुकिए, टिफिन तैयार है। अरे रहने दो, लेट हो रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। निधि को अफसोस हुआ कि पहली बार आर्यन बिना टिफिन के चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद वह साइट पर पहुंच गया। वहां मजदूर काम कर रहे थे। आर्यन ने अपने नए असिस्टेंट से काम की जानकारी ली। उसके असिस्टेंट का नाम मनोज था। आधा काम तो हो गया है सर, आधा काम आप पर छोड़कर गए हैं वरुण सर। वरुण? कौन वरुण? और आधा काम करवाकर उन्होंने क्यों छोड़ दिया काम? आर्यन की बात सुनकर मनोज थोड़ा सकपका गया। उसने वरुण की मौत की बात आर्यन से छुपा ली। पता नहीं सर, अचानक छोड़कर चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए। असिस्टेंट मनोज रहस्यमयी ढंग से बोला, मगर उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने धीमे से आर्यन से कहा, एक और बात सर, आज तक इस रोड का काम कोई पूरा नहीं कर पाया। किसी ने यह प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया तो कोई गायब हो गया, तो किसी की यहीं पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या मनोज, 21वीं सदी के पढ़े लिखे इंजीनियर होकर ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? अनबिलीवेबल। नहीं करता था सर, लेकिन वरुण सर के पहले ये प्रोजेक्ट रवि सिंह सर के पास था। उनकी मौत और फिर वरुण सर की मौत के बाद मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये रोड भूतहा है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो काम छोड़कर चले गए। मुझे लगा कि
आप भी डर की वजह से काम छोड़कर ना चले जाएं। मैं इन बातों को नहीं मानता मनोज। रवि सिंह साहब की मौत हो सकता है, एक एक्सीडेंट हो, और वरुण की मौत के पीछे भी कोई कारण हो सकता है। तभी आर्यन के मोबाइल का रिमाइंडर बजा। लंच टाइम, सब खाना खाने बैठ गए। मनोज खाने का टिफिन लाया था। उसने छायादार पेड़ के नीचे बैठकर आर्यन को भी बुला लिया, लेकिन आर्यन टिफिन नहीं लाया था। आर्यन ने सोचा कि अगर वो मनोज से कहेगा कि वो टिफिन नहीं लाया है तो मनोज को अपना खाना उसे शेयर करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ओह आज मेरा फास्ट है। ये बोलकर वो थोड़ा दूर छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और मुंह पर रुमाल डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगा। तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आर्यन के पास आया और उसने घूरते हुए कहा, कहाँ साहब भूखे होंगे, ये थोड़ी सी छाछ पी लीजिए, गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। आर्यन ने सोचा ये छाछ जरूर मनोज ने भेजी होगी। आर्यन को भूख तो लगी ही थी और आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसने मना नहीं किया और झट से पी गया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम खत्म होने के बाद मनोज आ गया। आर्यन ने मनोज से पूछा, छाछ तो अच्छी थी मनोज, हम बचपन में नानी के यहाँ ऐसी ताजी छाछ पीता था। छाछ? कौन सी छाछ सर? मनोज ने कांधे उचकाते हुए कहा, अरे मुझे लगा वो छाछ तुमने भेजी थी। तो वो कौन था? मनोज आश्चर्य से आर्यन को देखने लगा। अरे हो सकता है कोई मजदूर लाया हो। यहाँ अधिकांश मजदूर आसपास के गांव से आते हैं सर। आर्यन शाम को ऑफिस से घर आया तो निधि उसी का इंतजार कर रही थी। आप मुंह हाथ धोइए, मैं खाना लगाती हूँ, सुबह से भूखे होंगे। खाना खाते वक्त उसने मनोज की कही बातें निधि को बताई। आप ये प्रोजेक्ट प्लीज छोड़ दीजिए ना, मुझे सुबह से अजीब महसूस हो रहा है। अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया और तुम छोड़ने की बात कर रही हो, और अगर छोड़ दिया तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगले दिन आर्यन साइट पर काम कर रहा था, तभी अचानक रोड रोलर का हैंडल जाम हो गया और चालक नीचे कूद गया। वह रोड रोलर आर्यन की तरफ आने लगा। तभी आर्यन को किसी मजदूर ने दूसरी तरफ धक्का दे दिया और वो बच गया, वरना आर्यन का रोड रोलर पर ही पापड़ बन जाता। सभी लोग इकट्ठे हो गए, मनोज भी आ गया। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं लगी सर। आर्यन ने इस घटना के बारे में निधि को कुछ नहीं बताया, ये सोचते हुए कि इस हादसे को लेकर वो बेवजह परेशान हो जाएगी। दूसरे दिन वो फिर से साइट पर गया। आज मनोज छुट्टी पर था और आर्यन के मन में अभी भी कल का वाकया घूम रहा था। तभी उसके पास खड़े ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली खुल गई और उसमें भरा कंक्रीट धड़ाधड़ बाहर निकलने लगा। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने तुरंत ट्रैक्टर को आगे ले लिया, वरना आर्यन की वहीं पर समाधि पक्की थी। अब उसे सचमुच चिंता होने लगी। रोज के हादसे से वो परेशान हो गया था। शाम हो चुकी थी, रात होने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। सभी मजदूर भी जा चुके थे। आर्यन जैसे ही कार में बैठा, मोबाइल पर एक मेल फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि कलेक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं। इस वक्त आर्यन ने खुद से ही पूछा, ठीक है भाई, सरकार के नौकर ही तो है हम। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया, तो उसके ड्राइवर ने कहा, सर वो घर पर बीवी अकेली है और 9वां महीना चल रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और ड्राइवर चला गया। आर्यन काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। शाम भी ढल चुकी, निधि के भी काफी कॉल आ चुके थे, लेकिन उसने उठाए नहीं, वरना डांटेगी कि ड्राइवर को भेज दिया और वो वहां अकेला है। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश जैसा मौसम हो गया। आर्यन ने भी सोचा अब कलेक्टर नहीं आएगा, यही सोचकर वह घर जाने के लिए अपने ड्राइवर को फोन करने ही वाला था। तभी उसका बनाया सारा रोड अपने आप उखड़ने लगा। कंक्रीट, सीमेंट और गिट्टी अलग होने लगे। ऐसा नजारा देख आर्यन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तभी अचानक एक काला साया उड़ता हुआ आर्यन के पास आया और वही उसके रोड पर हल चलाने लगा। आर्यन ने डरते हुए उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तभी वो आदमी मुड़ा। उसके चेहरे को देख आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। खून से लथपथ चेहरा और हाथ की जगह केवल कंकाल दिख रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत बड़े बड़े कीड़े उसके मांस में लटके हुए आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। सुनसान रोड पर अकेला आर्यन ऐसा नजारा देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन अब मोबाइल में नेटवर्क नहीं था।
दौड़ते हुए उसका मोबाइल वहीं गिर गया। वह बेतहासा भाग रहा था, लेकिन फिर से वो उसी जगह पहुंच गया। वह काला साया उड़ते हुए आर्यन के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर अनगिनत बड़े बड़े कीड़े आर्यन के ऊपर चढ़ गए। देखते ही देखते उन कीड़ों ने आर्यन का पेट फाड़कर जानवरों की भांति खाने लगा। उन कीड़ों ने आर्यन की आंखों को भी फोड़ दिया और आर्यन की आंखों को भी चबा गए। कुछ ही पलों में आर्यन ने दम तोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद मनोज भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। कहते हैं कि उस रोड पर किसी बेकसूर किसान की जमीन थी। वह जमीन सरकार ने उस किसान के खेत से छीन ली। उस बेचारे किसान का मुआवजा भी बीच में डकार लिया गया और उसकी जमीन पर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सदमे में उस किसान ने उसी रोड पर दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद वो रोड फिर कभी नहीं बन पाई। कार्तिक को अपने लिए एक नई बिल्डिंग बनानी थी जो कॉलेज के पीछे वाली जमीन पर थी। वो वहां पर रह रहे गरीब लोगों को देखता है तो उसे घिन आती है उन पे। ये कीड़े मकोड़े कभी नहीं सुधर सकते। मैं कल ही सारे कागज बना के इनको यहाँ से दफा करता हूँ। सरकारी कार्यालय में उसका एक साथी था जो उसको उस जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बना के दे देता है। रात को वो बुलडोजर लेकर जमीन खाली कराने के लिए पहुंच जाता है। लोग अपने घरों से निकल के उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी कहीं से एक पत्थर उसके सिर पे लगता है। किसने किया ये? कार्तिक पूछता है। एक बूढ़ा कच्चे मकान से निकल के उसके सामने आता है और कहता है, मेरे घर को कोई नहीं मिटा सकता। कार्तिक उस बूढ़े को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और अपने आदमियों से कह के उसे वहां से हटा देता है। उसके आदमी उसे वहां से हटा के रोड के पास फेंक देते हैं। वो लुढ़कता हुआ बीच रोड पर गिर जाता है। वो देखता है अपने घर पे बुलडोजर चलते हुए। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ आता है और उसे टक्कर मार के चला जाता है। अगले दिन कार्तिक सतीश को कॉल करता है। सुनो सतीश, सरकारी कॉलेज के पीछे वाली जगह साफ हो चुकी है, वहां जाओ और काम लगा दो। मालिक, वहां के लोग, तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं, घर बनाना है, समझे? कार्तिक फोन काट के अपना काम करने लगता है। सतीश अपने साथियों के साथ कॉलेज के पीछे पहुंचता है तो देखता है वहां पर बने हुए सारे कच्चे और पक्के मकान गिराए जा चुके हैं और थोड़ी सी मिट्टी बची है जिसकी ढुलाई चल रही थी। कुछ जगह पर औरतें रो रही होती हैं और बच्चे खाली जगह पर खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर 2-3 ट्रैक्टर आ जाते हैं जिनमें घर बनाने का सामान होता है। एक ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर खड़ा करके सतीश के पास आता है। तुम ही हो सतीश? हाँ, मुझे कॉन्ट्रैक्टर साहब ने इस जगह पर उनकी बिल्डिंग बनाने का काम सौंपा है। हाँ, इसीलिए तो नाम पूछा है। लेकिन ये सब लोग ये अभी तक गए नहीं यहाँ से? कल यहीं पर बुलडोजर चला था। अब इतनी जल्दी तो कोई अपना घर भूल नहीं सकता ना। लेकिन ये लोग हटेंगे नहीं तो काम कैसे शुरू होगा? उसकी चिंता मत करो। बाबूजी ने इन लोगों को समझाया था कि अगर सुबह तक यहाँ से नहीं गए तो पुलिस बुला लेंगे। तुम काम शुरू करो। अगर कोई तुम्हें रोकेगा तो फोन लगा देना। सतीश उस जगह पर जाता है और काम करना शुरू करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हारा काम कभी सफल नहीं होगा, गरीब की बद्दुआ है तुम्हें। सतीश को बिल्डिंग बनाने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो आखिर काम था। वो नक्शे के अनुसार बिल्डिंग बनाना शुरू करता है। वो 10-10 फीट की दीवार चारों ओर खड़ी कर देता है, लेकिन जैसे ही पीछे वाली दीवार की आखिरी लाइन पूरी करता है, एक बिच्छू कहीं से आता है और दीवार खड़ी कर रहे मजदूर को काट लेता है। मुझे बिच्छू ने काट लिया। सतीश उसके पास आता है। अरे कोई इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उसे उसके साथी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जो पास में ही था। पट्टी करा के उसे वो वापस ले आते हैं। वो लोग काम फिर से शुरू कर देते हैं। सतीश देखता है कि सारी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, बस पीछे की दीवार की एक लाइन रह गई है।
अरे पहले इस दीवार को पूरा करो, फिर आगे का काम देखो। कुछ मजदूर उसमें लग जाते हैं। रात का समय हो चुका था और लाइन लगभग पूरी होने वाली थी। तभी एक मजदूर को दीवार से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कान लगा के सुनता है तो एक आवाज आती है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। वो ये बात अपने साथी को बताता है, लेकिन वो हंस के टाल देता है। तभी उस दीवार के नीचे कई सारे बिच्छू निकलने लगते हैं और सारे मजदूर वहां से भाग जाते हैं। सतीश ये सब देखता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो आग लेके वहां के सारे बिच्छुओं को जला देता है। सारे मजदूर वापस काम पर लग जाते हैं। तभी एक मजदूर को अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो अपने साथी को बताता है। उसका साथी, 4 ईंट बस बची हुई हैं ये दीवार पूरी करने में, वो कर और दूसरे काम पर लग जाते हैं। ये जगह सही नहीं लग रही है वैसे भी। वो जैसे ही दीवार की आखिरी ईंट लगाता है, उसे एक बूढ़ा आदमी दीवार के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो चौंक जाता है और वो बूढ़ा उस पर कूद जाता है। मजदूर चिल्लाने लगता है। वो दीवार सारी की सारी उस मजदूर पर गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सतीश तुरंत कार्तिक को फोन लगाता है। ये सब क्या लगा रखा है? एक तो इतने दिनों से तुम एक फ्लोर नहीं पूरा कर पा रहे हो, ऊपर से अब ये आखिर चल क्या रहा है उधर? सरकार, वहाँ 2 मजदूरों ने एक बूढ़े आदमी को देखा था और फिर दीवार गिर गई, लेकिन उस आदमी का पता नहीं चला। दीवार के नीचे भी नहीं मिला। नहीं, तुम लोग मुझे जेल भेजोगे लगता है। रुको, मैं खुद आता हूँ वहां पे। कार्तिक अपनी गाड़ी में बैठता है और साइट पर पहुंच जाता है। वो जाके देखता है कि बिल्डिंग की 3 दीवारें खड़ी हुई हैं और पीछे वाली पूरी गिर चुकी है। सतीश कार्तिक को सारी बात बताता है। मजदूर कहाँ हैं सब के सब? वो सब डर के मारे काम पर नहीं आए हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ किसी आत्मा का साया है। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो? तुम्हें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा जो दीवार पे बैठा था। वो बूढ़ा यहाँ नहीं मिला, मतलब दीवार के नीचे तो नहीं आया। उस मजदूर का क्या हुआ? खतरे से बाहर है। तुम उस बूढ़े को ढूंढो, उस पर मैं पुलिस कंप्लेंट करवाता हूँ। सतीश वहां से चला जाता है। कार्तिक अपनी बिल्डिंग की एक एक दीवार को देखने लगता है, फिर गिरी हुई दीवार के पास जाता है। तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है। तुमने ये सारे घर गिरा के अच्छा नहीं किया। कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उन्हीं में से एक हूँ जिनका तुमने घर तोड़ डाला, वो बूढ़ा कहता है। अच्छा, तो तुम भी उनमें से ही हो? कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? तुम्हारी दीवार मेरी वजह से गिरी क्योंकि तुमने मेरा घर गिराया। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी थी नहीं, तुमने यहाँ पर जबरदस्ती अपने घर बनाए हुए थे, इसलिए उन्हें तोड़ना जरूरी था। घर के साथ भले इंसान भी मारे जाएं, कोई नहीं मरा और तुमने मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। तुम लगता है मेरी दीवार गिराने के चक्कर में अपना पैर तुड़वा बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। वैसे भी कितने दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पास? बूढ़ा हंसने लगता है। मेरा पैर तुम्हारी दीवार गिराने से टूटा? वो और जोर से हंसने लगता है। और मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हें अपनी जमीन पर घर नहीं बनाने दूंगा। और वो हंसते हुए गायब हो जाता है। कार्तिक को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। क्या वो इतनी देर से एक भूत से बात कर रहा था? तभी सतीश वहां आ जाता है। क्या हुआ सर? वो बूढ़ा, वो एक भूत है। तभी अचानक से थोड़ी ही दूर पर खड़ा बुलडोजर चलने लगता है, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठा होता। पीछे से बूढ़ा निकल के कार्तिक से कहता है, मैं जैसे मरा था तू भी वैसे ही मर। और वो उसे धक्का दे देता है, जिससे कार्तिक गिर जाता है और बुलडोजर उस पर चढ़ने ही वाला होता है। तभी सतीश उसे उठाकर खड़ा कर देता है, लेकिन उसका पैर बुलडोजर के नीचे आ जाता है। मेरा पैर, साहब मदद करो। लेकिन कार्तिक अपनी जान बचा के वहां से भागता है
लेकिन बुलडोजर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भागते भागते वहां से दूर जाना चाहता था, पर उस भूत ने बुलडोजर से उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। भूत बुलडोजर से कार्तिक को कुचलता हुआ उसके ऊपर से निकल जाता है और कार्तिक की वहीं उसी समय ही मौत हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।